नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आज मैं लेके आया हूँ, मौर्यकाल प्रशासन चल रहा था। मौर्यकाल प्रशासन में आपको पता है मैंने केंद्रीय शासन करवा दिया था। तो सबसे पहले एक अच्छी बात है कि मौर्यकाल के प्रशासन की जो जानकारी है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है, जिसमें दो प्रकार के मंत्री होते हैं। जिसमें कितने प्रकार के? दो प्रकार के मंत्री होते हैं। इसके दो प्रकार के टाइप्स होते हैं मंत्री के। जैसे मान लो मैं इसकी सारणी बनाऊं तो मान लो एक तो होते हैं मंत्रिण, क्या? मंत्रिण। और एक होता है राजा की मंत्री परिषद, राजा की मंत्री परिषद। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि मैंने आपको बताया मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जिसमें दो प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो मंत्रिण होते हैं, एक राजा की मंत्री परिषद होती है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसके जस्ट बाद में आपको एक जस्ट लेसन, ये टॉपिक एंड होगा उस समय एक आपको पता है केंद्र सरकार पाठ लगता है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा है 29 तारीख को, आपको पता है। तो 7वां छठा जो केंद्र सरकार पाठ का नाम है, वहां से 7 नंबर का क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। बोर्ड के पूर्व विद्यार्थी वो एकदम अच्छी तरह से पीछे के पेपर में जो प्रश्न है उनको तो थोड़ा ध्यान में नहीं रखे, बाकी के जो प्रश्न है उनके अलावा जो पीछे प्रश्न आए वो जैसे प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री शायद पिछली बार आ गया, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति की शक्तियां और लोकसभा राज्यसभा में तीनों में से एक दो प्रश्न अच्छी तरह से तैयार कर लेना 7 नंबर का। और एक वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री में से तैयार कर लेना राज्य सरकार में। और इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में से एक प्रश्न आपको वहां से, आपको जो नंबर के बड़े प्रश्न है वहां पर फोकस, और बाकी में मैटर है वो मैं बता दूंगा। और टाइम मिला तो मैं एक अलग प्रश्न आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रश्नों को अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। ये पार्ट पूरा हो जाएगा अभी। तो आपको पता है मौर्यकालीन प्रशासन की जाने कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, एक मंत्रिण और एक राजा की मंत्री परिषद। अब जैसे आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिण में कौन कौन आते हैं। जैसे मान लो ये हम सारणी बनाई मैंने, मंत्री में कौन कौन से आते हैं। तो एक तो देखो पुरोहित, क्या? पुरोहित। पुरोहित। एक ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। एक समाहर्ता, समाहर्ता। और एक आता है युवराज। तो ये सारे किस में आते हैं? ये मंत्रिण में आते हैं। और राजा की मंत्री परिषद में इसके अलावा इसके अन्य जो है वो किस में आते हैं? राजा की मंत्री परिषद में आते हैं। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि पुरोहित, आपको यहां मैंने आपके पीछे पढ़ा भी दिया, आपको ध्यान में है। तो पुरोहित सबसे बड़ा पद होता था। यदि मैं यह बात करूं चंद्रगुप्त, तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुरोहित शब्द बहुत महत्वपूर्ण था। पुरोहित शब्द, पुरोहित शब्द महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण था। पुरोहित शब्द बहुत महत्वपूर्ण था। किस समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब बात आई यहां की, देखो तो यहां से थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। तो प्रधानमंत्री, आपको पता है प्रधानमंत्री भी एक बड़ा पद होता था। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी एक, प्रधानमंत्री यहां से मैं दोबारा लिख लेता हूं। ये तो पुरोहित मैंने आपको बताया था, पुरोहित, पुरोहित। और यहां पर प्रधानमंत्री। तो आपको यहां से एक व्याख्या के द्वारा समझाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री, जैसे आपको पता है प्रधानमंत्री, जैसे मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य का, यहां पर हम यदि बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। कौन था? चाणक्य। चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था। और यदि मैं इसके बाद में बिंदुसार की बात करूं तो आपको पता है बिंदुसार के समय में दो पद होते थे प्रधान। एक तो होता था उनका मंत्री परिषद का खलाटक, आपको मैंने लिखाया था, एक खलाटक। और एक और पद होता था इसके समय में, क्योंकि चाणक्य भी इसी के समय में था। चाणक्य कौटिल्य की जो बात है कि है, तो आपको पता है प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य था और बिंदुसार के समय में भी क्या था? चाणक्य था। और एक इनका पद था खलाटक। अब यदि मैं बात करूं अशोक की, तो आपको पता है अशोक का भी तो प्रधानमंत्री होगा। तो अशोक के समय में प्रधानमंत्री कौन था? उनका
राधा गुप्त। ये इनके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो अभी ये तो प्रधान, पुरोहित में बता दिया, पुरोहित पद जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत महत्वपूर्ण होता था। अशोक के अभिलेखों में पुरोहित शब्द का अभिलेखों में उल्लेख नहीं किया गया। प्रधानमंत्री तो आपको मैंने बता दिया। दूसरा यहां पर मंत्रीगण में प्रधानमंत्री आता, और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य था। और यदि मैं बात करूं बिंदुसार, तो बिंदुसार के समय में खलाटक भी था, चाणक्य भी था, और अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? राधा गुप्त था। तो ये दूसरा पद कौन सा हुआ आपका? प्रधानमंत्री। उसके बाद में एक यहां से प्रश्न आता है, देखो समाहर्ता। ये भी बहुत ध्यान में रखना, परीक्षा में आ सकता है, और 10वीं की किताब में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर का। समाहर्ता का मतलब होता है राजस्व एकत्रित करने वाला, राजस्व एकत्रित करने वाला। राजस्व एकत्रित करने वाला कौन सा होता था? ये समाहर्ता था। या हम कह सकते हैं आय व्यय का ब्यौरा रखना, आय व्यय का विवरण रखना, लेखा जोखा करना, किसका काम था? समाहर्ता। एक होता था युवराज, तो आपको मैंने कल ही बता दिया था, युवराज राजा का क्या होता था? उत्तराधिकारी होता था। राजा का क्या होता था? उत्तराधिकारी। तो ये तो पद क्या होते थे? मतलब मंत्रीगण में आते थे। और राजा की मंत्री परिषद में जो भी पद आते थे, ध्यान में देना है यहां पर, तो मंत्री, राजा की मंत्री परिषद में जितने अन्य मंत्री होते वो सब आते। अब एक यहां पर एक प्रश्न को यदि हम इसके जरिए समझ लें कि मंत्रीगण जो सदस्य होते थे उनको 68,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। 68,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। किसको? मंत्रीगण सदस्यों को वेतन मिलता था। अब देखो यहां से ध्यान में रखना है 68,000 रुपए पण वार्षिक वेतन। अब आपको ये ध्यान में रखना है अच्छा पण क्या थी, तो आपको यहां से एक थोड़ा ध्यान में रखना है। पण मौर्य काल की राजकीय मुद्रा थी। पण मौर्य काल की क्या थी? राजकीय मुद्रा थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पण मौर्य काल की क्या थी? राजकीय मुद्रा थी। अब आपसे ध्यान में रखना है एक आपको पता है मौर्य काल में पंचमार्क सिक्का भी आता था, और पंचमार्क सिक्का भी क्या होता था? एक चांदी की मुद्रा होती थी। चांदी का क्या होता था? सिक्का होता था। क्या होता था? चांदी का सिक्का होता था। उसको भी किस नाम से जाना जाता था? पंचमार्क के नाम से जाना जाता था। तो ये मंत्रीगण के इनके, अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं पण क्या है, तो मौर्य काल की पण राज की मुद्रा होती थी, और पण किसकी मुद्रा होती थी? चांदी की। पण दो चांदी की मुद्रा होती थी, पण को भी चांदी की मुद्रा के नाम से मौर्य काल की पण। और अब वो आपसे चिन्ह भी पूछ सकते हैं कि उन मुद्रा पर चिन्ह किसका होता था? बेलगा होता था, ठीक है, सिंह होता था, मोर के प्रतीक चिन्ह होते थे। ये इन मतलब पण मुद्राओं पर इनका क्या होता था? चित्र अंकित होता था। तो ये तो आपका कौन सा हुआ? मंत्रीगण। मंत्रिण। अब आई राजा की मंत्री परिषद, तो आपको यहां से भी पूछा, राजा की मंत्री परिषद में जो होता था 12,000 रुपए, 12,000 रुपए पण वार्षिक वेतन मिलता था। मतलब राजा की मंत्री परिषद को कितना वेतन मिलता था? 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। तो इस तरह से थोड़ा आपको क्या रखना है? ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपको एक थोड़ा ये भी ध्यान में रखना है, अमात्य। अब देखो ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहां से भी प्रश्न मैंने अभी आपको इसको आगे डायग्राम के द्वारा मैं बता दूंगा मैं आपको। तो आपको पता है अमात्य, अमात्य सबसे बड़ा मंत्री होता था। अमात्य सबसे बड़ा क्या होता था? मंत्री। अब देखो अमात्य सबसे बड़ा, यदि बात करूं मैं इधर ले लूं, मान लो अमात्य सबसे बड़ा मंत्री होता था। यहां ले लेता हूं मैं थोड़ा, और एक यदि मैं बात कर लूं यहां पर, तो देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। अमात्य, तो यहां से लाइन कैंसिल लेते हैं, अमात्य और अमात्य। आपको पता है अमात्य की नियुक्ति की होती थी, जो अमात्य की नियुक्ति उसको जांच, जैसे कोई भी मंत्री होते थे, अमात्य एक बड़ा मंत्री पद होता था, और इसकी नियुक्ति की जांच करने उपदा परीक्षण को इस्तेमाल किया जाता। उपदा परीक्षण के द्वारा इसको जांचा जाता था, इसके चरित्र को जांचा जाता था। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि उस समय में मौर्य काल में, देखो यहां से यदि मैं डायग्राम बनाऊं, आपको पता है
और यहां अध्यक्ष, तो आपको पता है अध्यक्ष तो कितने थे, 26 थे। अध्यक्ष कितने थे, 26। और तीर्थ यदि मैं बात करूं, तीर्थ, तो तीर्थ कितने थे, तीर्थ 18। यहां से एक आपको प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, 1 नंबर का भी पूछा जाता है यहां से प्रश्न, और आया हुआ और है। तो उपदा परीक्षण जांच की जाती थी, मतलब माते मंत्रियों की नियुक्ति की जांच करने के लिए उपदा परीक्षण का तीर्थों की संख्या कितनी थी, 18, जिसको आपको पता है महामात्र कहा जाता था, और 26 अध्यक्ष हुआ करते थे। अब ये चीज मैंने आपको बताई दी कि तीर्थ 18 हो गया। पुरोहित, तो आपको पता है पुरोहित की मैंने व्याख्या करी दी आपको कि पुरोहित सबसे बड़ा क्या होता था, पद होता था। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे ज्यादा जो पद त्योजा था वो पुरोहित का था। प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त के समय में इसका प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य। और बिंदुसार के समय में भी आपको पता है, बिंदुसार के समय में चाणक्य और खलाटक ये 2 थे। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं अशोक की, तो अशोक की कितने थे, अशोक का एक था राधागुप्त। अशोक का प्रधानमंत्री कौन था, राजा। और अध्यक्षों की, और जो अध्यक्ष या जो तीर्थ होते हैं उनकी जांच करने के लिए उपदा का, और अध्यक्ष कितने थे, 26। अब मैं इसको आपको डायग्राम के द्वारा बताना हूं, आगे देखिए थोड़ा। उसके बाद में देखिए मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बता दूं, यहां तो यहां पर मैं आपको डायग्राम के द्वारा बता रहा हूं। यहां पर देखो, यदि मैं मान लूं तीर्थ कितने थे, तीर्थ 18 थे, कितने थे, 18। और अध्यक्ष कितने थे, यदि मैं बात करूं अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कितने थे, 26। अब देखो मैं इसके डायग्राम के द्वारा बता दूं, यदि यहां से परीक्षा में प्रश्न आ जाए, तो मान लो तीर्थ कितने थे, 18। यहां डायग्राम बना लेते हैं हम। यहां से परीक्षा में एक प्रश्न आ सकता है आपके, बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले तीर्थों की संख्या कितनी बताई मैंने, 18। अब उनमें से मुख्यतः तुम्हें याद रखना है, जैसे यदि मैं बात करूं तीर्थों की, तो मैंने मंत्री ये तो बता ही दिए, मंत्री भी एक तीर्थ होता था। मंत्री, पुरोहित, ये सबसे बड़े पद हुआ करते थे, मंत्री, पुरोहित। और यदि मैं इनकी बात करूं, मंत्री, पुरोहित, और भी आ सकते हैं यहां पर, युवराज, सेनापति, नायक, और भी यदि मैं बात करूं समाहर्ता, सन्निधाता, और यदि मैं बात करूं और भी सन्निधाता। अब ये इसमें पद हुआ करते थे। अब देखो इनमें भी ध्यान में रखें, मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, नायक, समाहर्ता, सन्निधाता, या हम कह सकते हैं प्रशासता। अब देखो यहां से आपको शब्दावली, मतलब इस प्रकार के 18 तीर्थ बनाए गए थे। अब जैसे मतलब आपको बताया ये बड़े पद होते थे, मंत्री, पुरोहित, ये सबसे बड़े पद होते थे। युवराज, तो पुरोहित का मतलब उच्च दर्जा प्राप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मंत्री अपने आप में बड़े होते थे। युवराज, ये राजा का क्या हो जाएगा, राजा का उत्तराधिकारी, ये राजा का क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं सेनापति, तो ये सेना का प्रधान होता था, सेना का क्या होता था, प्रधान होता था, सेना का क्या होता था, प्रधान। उसके बाद में यदि मैं नायक की बात करूं, नायक, तो इनको नहीं लेना आपको, ये तो ऐसे ही है नायक। तो नायक का मतलब होता है रथ सेना का संचालक, ये रथ सेना का संचालक, रथ सेना का क्या होता था, संचालक होता था। समाहर्ता, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको लोप कर देना। समाहर्ता मैंने अभी पीछे बता ही दिया, राजस्व एकत्रित करने वाला, राजस्व एकत्रित करने वाला। और यदि मैं बात करूं सन्निधाता की, तो सन्निधाता का मतलब होता है कोषाध्यक्ष,
कोषाध्यक्ष। और यदि मैं बात करूं प्रशासता की, तो प्रशासता का मतलब होता है सरकारी कागजों की निगरानी रखने वाला, कागजों की निगरानी रखने वाला। तो ये इस तरह से थोड़े पद होते थे। अब देखो और भी ध्यान में रखना है, और अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। जैसे मैं बताऊं आपको, ध्यान देना, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में देखिए आप, एक प्रदेष्टा, ये भी आ सकता है आपके प्रदेष्टा। तो इसके नीचे लिख देता हूं, प्रदेष्टा का मतलब होता था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। फौजदारी न्यायालय का क्या होता था? न्यायाधीश। एक और यहां तो था व्यावहारिक, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। व्यावहारिक का मतलब होता था दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। दीवानी न्यायालय का क्या होता था? न्यायाधीश होता था। ठीक है, तो इस तरह से 18 तीर्थ होते थे। जहां से मैंने आपको बताया समाहर्ता, शनिदाता। तो समाहर्ता मतलब राजस्व एकत्रित करने वाला, और शनिदाता मतलब कोषाध्यक्ष। तो प्रदेष्टा, यहां पर थोड़ा ध्यान रखें, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। इस तरह से ये 18 क्या होते थे? तीर्थ होते थे। उसके बाद में देखिए आप, बहुत अच्छा प्रश्न है, 18 तीर्थ। अब यदि मैं बात करूं अध्यक्षों की, तो ये थोड़ा मैं समझा दूं आपको। अध्यक्षों की यदि मैं बात करूं, तो आपको पता है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कितने थे? 26 थे। अब आपको देखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको पता है मेगस्थनीज की, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की इंडिका में इन्हें मजिस्ट्रेट कहा गया था। अध्यक्षों को क्या कहा गया था? मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी गई थी। किनको? इन अध्यक्षों को। मेगस्थनीज की इंडिका में इन 26 अध्यक्षों को इंडिका में किस नाम से? मजिस्ट्रेट की क्या दी गई थी? 26। अब मैं इन 26 अध्यक्षों का इस साइड में आपको मैं ले रहा हूं, इनको अध्यक्षों का। तो 26 अध्यक्षों का क्या काम था? सबसे पहले यदि मैं बात करूं, 26 अध्यक्ष होते थे, और इन 26 अध्यक्षों में पहला, जैसे यदि मैं बात करूं, जैसे पोतवा अध्यक्ष, पोतेवा अध्यक्ष, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। 26 अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष। तो यदि इसको हम अर्थ लें, तो पोतवा अध्यक्ष का मतलब होता था, ध्यान में रखना आपको, माप तोल का अध्यक्ष। क्या होता था? माप तोल का अध्यक्ष होता था पोतवा अध्यक्ष। साथ साथ में यदि आप स्क्रीन लेना चाहो तो वे ले सकते हो। तो पोतवा अध्यक्ष, माप तोल का अध्यक्ष, एक नंबर। और दूसरा यदि मैं बात करूं पणा अध्यक्ष, तो पणा अध्यक्ष का मतलब होता है व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। व्यापार वाणिज्य का क्या होता था? अध्यक्ष होता था। तो पोतवा अध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष, पणा अध्यक्ष, व्यापार अध्यक्ष। और यदि मैं बात करूं 3 नंबर की, तो सीता अध्यक्ष, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, सीता अध्यक्ष। इन तीनों में से तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और सीता अध्यक्ष का काम था, ये कृषि विभाग का प्रमुख होता था। कृषि विभाग का प्रमुख, कृषि विभाग का क्या होता था? प्रमुख। तो स्क्रीनशॉट हो सकता है पोतवा अध्यक्ष, मापतोल अध्यक्ष, पणा अध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष का। तो पोतवा अध्यक्ष का क्या काम था? मापतोल का निरीक्षण करना,
पणाध्यक्ष, पण मुद्रा होती तो मैंने आपको बताया था। पणाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष, शीताध्यक्ष का मतलब कृषि विभाग का अध्यक्ष। और इधर में यदि बात लूं, आगे ले लेता हूं 4 नंबर, 4 नंबर लेता हूं। 4 नंबर यदि और भी इसके बहुत सारे हैं, जैसे सोना अध्यक्ष, सोना अध्यक्ष, सोना अध्यक्ष का मतलब होता था बूचड़ खाने का, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। बूचड़ खाने का क्या होता था? अध्यक्ष होता था, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। उसके बाद में यदि मैं 5 नंबर लूं, सुनाध्यक्ष, विविता अध्यक्ष आने लायक प्रश्न है, विविता, विविता अध्यक्ष। तो आपको पता है विविता अध्यक्ष का मतलब होता था चारागाह, चारागाह का अध्यक्ष। क्या होता था? चारागाह का अध्यक्ष। और यदि मैं बात करूं रूप दर्शक, रूप दर्शक टकसाल का प्रमुख होता था, टकसाल का प्रमुख होता था। और यदि मैं बात करूं आकारा अध्यक्ष, आकारा अध्यक्ष, तो आकारा अध्यक्ष का मतलब होता था खान विभाग का प्रमुख, खान विभाग का प्रमुख, खान विभाग का क्या होता था? प्रमुख होता था। तो इस तरह से ये 18 मतलब ज्यादातर आपको मोस्टली ध्यान में रखना है, हालांकि वो अध्यक्षों के बारे में पूरे नहीं पूछ सकता। पोतवाध्यक्ष यहां से पूछा जा सकता है, मापतोल का अध्यक्ष, तो पोतवाध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष हुआ, पणाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष हुआ, और शीताध्यक्ष कृषि विभाग, ये पूछा जाता है परीक्षा में, शीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख, सोनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष का मतलब होता है चारागाह अध्यक्ष, रूप दर्शक का मतलब होता है टकसाल का सिक्के जारी करने वाला अधिकारी, आकार अध्यक्ष का मतलब होता है खान विभाग का प्रमुख। तो आपका पहले इसकी स्क्रीन लीजिए, आप स्क्रीन टच खींच सकते हो आप फोटो, तो स्क्रीन लीजिए। तो पोताध्यक्ष हुआ, समझ गए, मापतोल का अध्यक्ष, पणाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य अध्यक्ष, शीताध्यक्ष कृषि विभाग का, सोनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष, विविता चारागाह अध्यक्ष, रूप दर्शक टकसाल का प्रमुख, आकार अध्यक्ष खान विभाग का प्रमुख। उसके बाद में देखिए जैसे और भी है, यदि मैं बात करूं गणिका अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष, तो गणिका अध्यक्ष का मतलब होता था, आपको पता है, गणिका अध्यक्ष का मतलब होता था वेश्याओं का अध्यक्ष, वेश्याओं का अध्यक्ष। और लवणा अध्यक्ष, ये तो नाम से पता चल रहा है, लवणा, लवणा अध्यक्ष, तो लवणा अध्यक्ष का मतलब होता है नमक का अधिकारी। क्या होता था? नमक का अधिकारी। इस तरह से 26 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तो तीर्थ और 26 अध्यक्षों का क्या किया गया था? उल्लेख किया गया था। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद में आइए आप देखो, तो आपका ये कौटिल्य का जो था, ये आपका केंद्रीय शासन में आता है। किस में आता है? केंद्रीय शासन में प्रमुख आता है, केंद्रीय शासन में ये प्रमुख आता है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रांतीय प्रशासन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रांतीय प्रशासन। थोड़ा ध्यान रखना, तो यहां लिख लेंगे हेडिंग प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन पढ़ रहे हैं हम। अब थोड़ा ध्यान में रखना है, तो एक सबसे पहले हेडिंग लिखना है, एक इसमें लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कितने, पर पहले ऐसे लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रांत कितने थे? 4 थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कितने प्रांत थे? 4। और अशोक आते ही कितने प्रांत हो गए? 5। अब आपको ध्यान में रखना, इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था, या तो आपको कहा जाता था चक्र, या इसको हम कह सकते हैं आहार। प्रांतीय प्रशासनों को या प्रांत को क्या कहा जाता था? चक्र या आहार। तो आपको पता है, हम पहले हेडिंग लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे, और अशोक आते ही मौर्य साम्राज्य में कितने हो गए? 5 प्रांत। अब यहां से आपको देखो प्रश्न क्या आता है, आपको एक मैं यदि मैं इस डायग्राम के द्वारा बताऊं कि केंद्रीय प्रशासनिक इकाइयां, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, यहां से लिख दूं मैं प्रशासनिक इकाई, कि भाई सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी। तो प्रांतीय प्रशासनिक इकाइयां, तो मैं एक आपको डायग्राम के द्वारा, सबसे बड़ी जो प्रांतीय प्रशासन होती थी
वो कौन सी होती थी? केंद्र होता था। और केंद्र के बाद में यदि मैं बात करूं तो क्या होता था? प्रांत होता था। या तो प्रांत आएगा, यदि प्रांत नहीं आता है तो आपके क्या आएगा? आहार आएगा। तो देखो सबसे बड़ा क्या? केंद्र, केंद्र के बाद में क्या? प्रांत। और यदि मैं और बताऊं इस प्रांत के बाद में, तो प्रांत के बाद में क्या आता था? मंडल आता था। क्या आता था? मंडल। यदि मंडल नहीं आता है तो यहां आएगा कमिश्नरी। मंडल नहीं आता है तो कमिश्नरी आता है। क्या आता है? कमिश्नरी। तो सबसे पहले केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत, प्रांत के बाद मंडल, और यदि मंडल के बाद में आ जाएं तो आपको पता है मंडल के बाद में क्या होते थे? विषय। क्या होते थे? विषय, मतलब इस तरह से। और विषय के बाद में यदि कहें तो जिला क्या आ जाता था? इस तरह से प्रशासनिक क्या होती थी? इकाइयां होती थी। आपको वो प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे बड़ा केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत, प्रांत के बाद मंडल, या आहार कह सकते हो, आहार लियो वहीं, विषय को आहार भी कहा जाता था, आहार। और उसके बाद में इस तरह से आते थे। तो ये तो प्रशासनिक। और यदि इसके बाद में गांव की प्रशासनिक इकाई पूछ ले तो सबसे बड़ा जो होता था, यदि स्थानीय सबसे बड़ी इकाई, यदि मैं बात करूं गांव की समय प्रशासनिक इकाई, तो सबसे बड़े क्या होती थी? स्थानीय होती थी। क्या होती थी? स्थानीय। और स्थानीय के बाद में यदि मैं बात करूं तो आपको पता है द्रोणमुख। क्या होती थी? द्रोणमुख। और द्रोणमुख के बाद में यदि मैं बात करूं तो आपको पता है खारवटिक। और खारवटिक के बाद में यदि मैं बात करूं संगणक, और संगणक के बाद में यदि मैं बात करूं तो गांव होता था। क्या होता था? गांव। अब देखो ध्यान में रखना है कि ये देखो, ये तो है प्रशासनिक इकाइयां, ये गांव स्थानीय इकाई। तो प्रांत, प्रशासनिक केंद्र, प्रांत, मंडल, आहार, जिला, इस तरह से होते थे, या तहसील स्तर तक आ जाते हैं। ये आ गई आहार। तो स्थानीय, स्थानीय से द्रोणमुख, जैसे ऐसे ले लो, गांव सबसे छोटी इकाई होती थी, गांव से संगणक, संगणक से खारवटिक, खारवटिक से द्रोणमुख, द्रोणमुख से स्थानीय। अब ये ध्यान में रखना है, ये 800 गांव के समूह होता था। 800 गांवों के समूह को कहा जाता था। 800 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? स्थानीय। और द्रोणमुख कितने गांवों के समूह को कहा जाता? 400 गांवों के समूह को। 400 गांवों के समूह को क्या कहा जाता? द्रोणमुख। और यहां पर 200 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? 200 गांवों के समूह को कहा जाता था खारवटिक। और यहां पर 100 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? संग्रहण। और आपको पता है गांव, तो यहां नीचे लिख देंगे प्रशासन की, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव की। आपको पता है गांव सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव सबसे छोटी इकाई होती थी। सबसे छोटी क्या होती थी? इकाई होती थी। अब आपको पता है इनको, आपको पता है चक्र या आहार, खारवटिक, इनके बीच में स्थानीय और उनके बीच में एक गांव के बीच में एक अधिकारी होता था, गोप, मुखिया, जिसको क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। प्रशासनिक इकाई और स्थानीय गांव के बीच में एक अधिकारी होता था, कौन सा? गोप। ये गोप के नाम से प्रशासनिक अधिकारी होता था, आहार गांव का अधिकारी होता था प्रशासनिक, इनको इन नाम से जाना। तो ये तो आपका हुआ। इसके बाद में देखिए मैं आपको प्रांत बताऊं, जो पिछली बार एक परीक्षा में यहां से आ चुका है और हो सकता है इस बार वापस से रिपीट हो जाए, या प्रांत। तो आपको बताया, मैंने अभी बताया कि प्रांत, या तो लिख दो प्रांत और यहां लिख दो राजधानी। कि मैंने आपको अभी बता के गया हूं मैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो 4 प्रांत थे। अशोक के समय में तो सबसे पहले उत्तरापथ, या उत्तरापथ हो जाएगा। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला। यदि दूसरी प्रांत की बात करूं मैं, दक्षिणापंथ, कौन सा? दक्षिणापंथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। कितनी, कौन सी थी? सुवर्णगिरी, जो कर्नाटक में है। और तीसरी यदि मैं बात करूं प्राच्य, प्राच्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और यदि मैं चौथी बात करूं उज्जैनी, उज्जैनी, तो उज्जैनी कह दो या अवंती कह दो, एक ही बात है, अवंती, उज्जैनी या अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन, इसकी राजधानी उज्जैन। और 5वीं राजधानी थी कलिंग, और कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली। तो ये तो आपके 5 प्रांत हुए। और आगामी इस वीडियो तक हमें विदा दीजिए, अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।